नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य OTP में। मैं हूं रंजीत कुमार और आज आप सभी के साथ फिजिक्स का क्लास 10 का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की बात करेंगे हम लोग। जो कि बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को डील करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में। और इसके लिए एक चीज़ और कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक को करें, ठीक है। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर का ये पॉइंट है, इसको देखेंगे। थोड़ा सा एकदम आसान है, इसको हम लोग अभी के अभी ध्यान में रख लेंगे। पहले तो देखते हैं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें, है ना। देखिए, हम लोग इसकी अगर बात करें तो हम लोग इसमें देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर में प्रकाश एवं प्रकाशिकी। देखिएगा ध्यान से, हम लोग इस चैप्टर में पहला देखेंगे प्रकाश एवं प्रकाशिकी। देखिए यहाँ से ना प्रकाश एवं प्रकाशिकी जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग नॉर्मल तरीके से डिस्कस करेंगे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र, रंग बिरंगी संसार। ये तीनों चैप्टर को कोलैप्स तरीके से हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है दूसरा चैप्टर है विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव, जो कि हम लोग उसको करेंगे। और थर्ड में हम लोगों ने रखा है इसको ऊर्जा के स्रोत, महत्व एवं उपयोगिता। और चौथा नंबर प्रायोगिक, जो कि इसको उतना इम्पोर्टेंट तो देते नहीं है बट फिर भी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस लास्ट में, है ना। आज हम लोग सिर्फ करने वाले हैं प्रकाश एवं प्रकाशिकी, और जितना इसमें बताया जा रहा है आप लोग सिर्फ उतना ही याद रखेंगे तो एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से क्लास को समझेंगे, सुनेंगे, ठीक है। और जितने भी अब पढ़ाई होगी आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे और उसको याद करने का कोशिश करेंगे, याद हो जाएगी आपको। क्लियर है क्या? देखते हैं। देखिए अध्याय 1 प्रकाश एवं प्रकाशिकी, है ना। देखिए कंसेप्ट मैप, इसको हम कैसे डिज़ाइन करके आपको समझा रहे हैं। देखिएगा, देखो प्रकाश जो होता है वो है क्या, प्रकाश है क्या, इसको पहले जानते हैं। देखिए नॉर्मल सी बात है कि अगर हम लोग बातें करें थोड़ी सी कि प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश में क्या होता है ना कि अगर हमारे यहाँ पर प्रकाश ना हो तो क्या हम किसी वस्तु को सही तरीके से देख पाएंगे? क्या नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, या फिर देखना संभव हो पाता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है क्या। तो प्रकाश हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल जीवन के लिए भी, है ना। चलिए तो देखते हैं प्रकाश की अगर परिभाषा आता है कि प्रकाश है क्या, तो हम लोग नॉर्मल से एक डेफिनेशन देंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और यह एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा भी है, ठीक है क्या। और प्रकाश उत्सर्जित होती है ना। नॉर्मल सी चीज़ है कि प्रकाश उत्सर्जित होगी तो एक को बांटा गया कि एक को बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु और दूसरे को बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है क्या। अभी नॉर्मल सी बात करें तो हमारे यहाँ पे जो भी ऐसे बात कर ले कि यहाँ जो भी वस्तुएं हमारे आसपास में होती है तो उसमें से एक वस्तु ऐसा होता है जो कि प्रकाश को उत्सर्जित करता है और एक वस्तु ऐसा होता है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है। दो प्रकार की वस्तुएं होती है। क्लियर है क्या? तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि अप्रदीप्त वस्तु क्या है। देखिएगा, तो अप्रदीप्त वस्तु को ना बांटा गया है पारदर्शी में, अपारभासी में और अपारदर्शी में, 3 भाग में बांटते हैं हम लोग, ठीक है। और सभी को पता होता है, नॉर्मल सी चीज़ें पूछ लेता है, डायरेक्ट रूप से आपसे पूछ लेगा कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे। देखिए नॉर्मल सा है, वैसा पदार्थ जिससे कि प्रकाश आर पार हो सके उसको पारदर्शी कहेंगे। अपारदर्शी में वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न हो सके। ऐसे इसको ना ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि वैसा पदार्थ जिसके हम आर पार देख पाते हैं
उसको पारदर्शी कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसके आर पार हम नहीं देख पाते उसको अपारदर्शी कहते हैं। और वैसा पदार्थ जिसके आर पार कुछ धुंधलापन दिखाई दे, मतलब कुछ दिखे कुछ ना दिखे, तो वैसे पदार्थ को पारभासी कहते हैं। क्लियर है क्या? फिर हम लोग बातें करेंगे, तो आते हैं स्लाइड पे देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्रकाश है, तो यहाँ पे परिभाषा इसका लिख दिया गया है कि ऊर्जा का वह रूप जिससे विभिन्न वस्तुओं को देखना संभव होता है। सही बात है कि जिससे हम लोग वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते, तो उसको प्रकाश का मतलब कह सकते हैं। ठीक है, और यह उत्सर्जित होती है। बिल्कुल, प्रकाश कहाँ से उत्सर्जित होती है ना। अच्छा, प्रकाश का सबसे मतलब ऐसे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही सबको ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, चलिए, और यहाँ से देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और ये पारभासी पदार्थ है ना। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, पारभासी मतलब जिसके आर पार धुंधलापन दिखे। ठीक है, कुछ दिखे और कुछ न दिखे। क्लियर है क्या? चलिए, अब ये प्रकाशिकी क्या है देखते हैं। ये प्रकाशिकी किस चिड़िया का नाम है ना। देखिए यहाँ से देखिए, विज्ञान की वह विद्या जिसमें प्रकाश के प्रभाव, प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है ना। मतलब इसमें ना, मतलब कह सकते हैं कि विज्ञान की वह एक ब्रांच है जिसमें कि प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता कैसा है, इसका नेचर कैसा है, मतलब इसका गुण कैसा है, ये सब के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे और देखेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसकी परावर्तनों की। ठीक है, देखिए समतल एवं गोलीय सतह से परावर्तन है ना। प्रकाश जो है उसका ना क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। अब किससे होता है, तो किसी समतल या गोलीय सतह से, दो जगह से परावर्तन होती है प्रकाश की। ठीक है क्या? एक होती है समतल से, समतल दर्पण, और एक गोलीय दर्पण बोल सकते हैं, है ना। सतह बोला है यहाँ पर, बट ये दर्पण से ही होती है। देखिए, और इसमें और भी बनना है, क्या पढ़ना है, देखिए कि अपवर्तन तथा प्रकाशीय यंत्र से बनने वाला प्रतिबिंब। यहाँ से देखिएगा, अब ये क्या बोल रहा है, इससे किरण प्रकाशिकी कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से व्यक्तिगत या विवर्तन, ध्रुवन, प्रकीर्णन, बिखराव जिसको बोलते हैं की व्याख्या यहाँ से होगी, जिसको तरंग प्रकाशिकी कहेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं प्रभाव की द्वैत प्रकृति, जिसको क्वांटम प्रकाशिकी कहेंगे। और ये आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, सो आप इसके लिए टेंशन ना करें। ठीक है, ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें क्या पूछा जाएगा। तो किरण प्रकाशिकी के बारे में आपको पढ़ाई करना है, आपको क्लास 10 में। ठीक है, और ये बाकी बात कहाँ पढ़ना है, तो क्लास 12 में पढ़नी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, सभी लोग ध्यान से इसको देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है क्या? इतना होता है। क्या होता है ये? प्रकाश का चाल होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, परावर्तन किसको कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? ध्यान से इसको समझिएगा तो सभी लोग कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए हम ऐसा कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन में कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौटती हो तो उसको हम कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ध्यान समझिए, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटती हो तो उसको हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है क्या? और ये परावर्तन से हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, चलिए, और अपवर्तन किसको कहते हैं? देखो, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जो है ना वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो वो मतलब विचलन के मूव करेगा। देखिए ध्यान से, अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो कुछ विचलित होती है। ठीक है, इसको अपवर्तन कहेंगे। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या होता है जानते हो? चलिए उसको हम दिखाते हैं आपको इसमें। ठीक है, स्लाइड पे देखेंगे। तो परावर्तन का मतलब समझ में आ गया कि किसी अपारदर्शी वस्तु से जब प्रकाश टकरा करके वापस उसी दिशा में लौटती है तो उसको हम लोग
परावर्तन कहेंगे। इससे हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। अपवर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, और इससे हम लोग बनाएंगे लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे, ये सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब जैसे कि हीरा चमकीला क्यों होता है, क्योंकि वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है जिसमें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, इसलिए हीरा चमकीला होता है, ठीक है। तो यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। देखिए, सघन से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से बड़े कोण का कोण पर आपतन होता है, इसीलिए पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग मिरिक मरीचा का ही देखिए, हीरे का चमक है ना, ये सब इसी में होता है, ठीक है, याद रखेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में है कि परावर्तन, ये देखिए परावर्तन कितने सतह से होता है, ठीक है। देखिए, तो एक तो हुआ समतल दर्पण होता है और एक होता है गोलीय दर्पण। याद रखिएगा, दर्पण जो होता है दो प्रकार में बांटा जाता है, एक समतल दर्पण में और दूसरा गोलीय दर्पण में, ठीक है। अब गोलीय दर्पण को भी बांटा जाता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण में, ठीक है। देखिए, नॉर्मल सा चीज़ है, आप लोग याद रखेंगे कि अगर पूछे कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपके हिसाब से मतलब आपके सिलेबस में और क्लास 10 के हिसाब से दो होते हैं, ठीक है। एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। फिर पूछेगा गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। क्लियर है क्या? देखेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ से क्या है ना कि आपको दिख रहा होगा। हाँ, देखिए समतल दर्पण है, समतल दर्पण से परावर्तन किस प्रकार से होती है। देखिए, नॉर्मल से आपको दिखा देते हैं। ये रहा, आप मान लीजिए कि एक समतल दर्पण, ठीक है, और कलर चेंज करते हैं कुछ, चलिए येलो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, कर्सर चलिए देखिए। सो यहाँ पर है अपना कर्सर, पीला कलर तो दिख ही नहीं रहा था, इसलिए ब्लैक लेते हैं ना। देखिए यहाँ से ये समतल दर्पण पे मान लीजिए कि इधर से प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, और ये जो प्रकाश की किरण आ रही है ये यहाँ से टकरा करके इसी की दिशा में इधर की ओर मुड़ जा रही है, ठीक है। देखिए, जब किसी अपारदर्शी, ये तो समतल दर्पण था ना, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है ना। समतल दर्पण से जब प्रकाश की किरण आएगी तो आ करके और टकरा करके वापस जाएगी, ठीक है। और ये जो बीच का पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं अभिलंब, और अभिलंब और ये जो आने वाली किरण होती है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण। ये टकरा करके जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। और ये जो बीच में होता है इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। ये तो दिख नहीं रहा, ऐसे इसका स्लाइड एक ऐड करके आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग फ्रेश से देखें। देखिए, ऐसा देखिए समतल दर्पण, इसमें आया प्रकाश, टकराया प्रकाश और टकरा के गया प्रकाश। अब बीच में जो होता है इसको कहते हैं अभिलंब, जो कि दर्पण के साथ कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। सो आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। जाने वाली किरण को कहेंगे परावर्तित किरण, है ना।
और ये जो बीच में होता है 90 डिग्री जो दर्पण के साथ बनाता है इसको कहेंगे अभिलंब। ठीक है क्या? देखिए, और ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है ना, इसको कहते हैं आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। और ये जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है इसको R से लिखते हैं और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब इसको आपको समझा देते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि समतल दर्पण में जब कोई भी प्रकाश की किरण आती है, आकर के टकरा करके जाती है, तो इसको परावर्तन कहते हैं। लेकिन आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, टकरा करके जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे, और उसके बीच का जो कि समतल दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा उसको अभिलंब कहेंगे। याद रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे तथा इसको I से सूचित करेंगे। ठीक है, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे और इसे R से सूचित करेंगे। क्लियर है क्या? याद रखेंगे इसको। अब देखिए, इसमें इतना तो क्लियर हो गया है, आपको दिखाते हैं और क्या था इसमें। तो ये परावर्तन समझ में अब सॉरी, हाँ, ये यहाँ पर थे हम लोग, है ना। चलिए, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि सर क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए, समतल दर्पण की कहानी थी खत्म। अच्छा, एक चीज़ और, वस्तु की दूरी को U से सूचित करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को V से करेंगे। ये सब तो आपको पता है, छोटी छोटी बातें। ठीक है, और इसमें प्रतिबिंब बनता है सो काल्पनिक बनता है, समान आकार का बनता है और उल्टा प्रतिबिंब होता है। याद रखिए, पूछता है कि समतल दर्पण की जो बनने वाली प्रतिबिंब होती है उसकी विशेषता कैसी है। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता कैसी होती है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो वस्तु के आकार के बराबर होंगे, और दर्पण से जितना आगे वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है क्या? यानी कि दोनों वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? बराबर होता है समतल दर्पण के लिए। ठीक है, और एक चीज इसमें ना पार्श्व परिवर्तन होता है, मतलब जो समतल दर्पण होगा उसमें आपका जो वस्तु का जो दाहिना साइड होगा वो उसमें बायां दिखेगा, उसका बायां बन जाएगा प्रतिबिंब का, और वस्तु का बायां उसमें दायां बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ध्यान रखेंगे हम लोग। क्लास ले रहे हैं, बाद में करते हैं। क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। ओह सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, और थोड़ा सा कॉल था। चलिए देखिए, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या चल रहा था। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा, सब उसको तो समझ रहे थे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण में वो किस तरीके का बनता है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। ठीक है क्या? तो याद रखिए, देखिए अवतल दर्पण में जो होता है ना कि अवतल दर्पण जो होता है वो किसको कहेंगे। देखो, वैसा दर्पण ना, ध्यान सीखिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो नहीं, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ। बताइए किसको कहते हैं? अवतल दर्पण हम वैसे दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, और उत्तल दर्पण वैसे दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। आपको हम पिक्चर से दिखाते हैं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ऐड कर देते हैं। चलिए इस पे आपको दिखा देते हैं। देखिएगा, है ना। देखिए ये आपको दिख रहा होगा। देखिए ये है, इसको अगर हम बाहर से रजतित करते हैं, मतलब पेंट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका अवतल दर्पण। देखिए इसका परावर्तक सतह इधर की ओर है, ये इसका परावर्तक सतह है जो कि धंसा हुआ है ना, ये इसका परावर्तक सतह है जो कि धंसा हुआ है। तो इसको बोलेंगे, इसको कहेंगे हम लोग अवतल दर्पण। क्या कहेंगे इसको? अवतल दर्पण कहेंगे।
ठीक है क्या, ये अपना हो जाएगा अवतल दर्पण। अच्छा एक और, जैसे कि ये रहा और इसका परावर्तक सतह बाहर से, इसको इधर से पेंट कर दिया गया, तो ये इसका परावर्तक सतह है और इसका परावर्तक से देखिए उभरा हुआ है, उठा हुआ है, तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। इसको कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है क्या। अच्छा देखिए, इसमें जो बीच से जो लाइन जाती है, जो दर्पण को बीचों बीच काटती है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे जो एक बीचों बीच होता है मुख्य अक्ष पे पॉइंट, इसको ध्रुव कहते हैं, जिसको पी से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस दर्पण में, इसमें भी सेम होगा, है ना, ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा आपका ध्रुव, जिसको हम पी से लिखेंगे, है ना। और इधर की ओर जो एक पॉइंट होगा, ये हो जाएगा आपका फोकस और ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। और यहाँ से देखिए फोकस से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं, याद रखिएगा। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे और ध्रुव से लेकर के केंद्र तक की दूरी को वक्रता केंद्र कहेंगे, सॉरी वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या। परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए वक्रता त्रिज्या ये सबको कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए ऐसा है ना कि वक्रता त्रिज्या जो होता है ना उसको क्या कहेंगे, देखिए दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है ना उसकी त्रिज्या को उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। फोकस दूरी किसे कहेंगे, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे वो तो बता दिए, ठीक है। ध्रुव तो पता ही है। अच्छा दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण की चौड़ाई को ना दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये ना छोटा छोटा कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। सेम उत्तल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग तो ऊपर आ गए, है ना, इसमें थे ना, तो यहां से याद रखेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, तो ये सब तो हो गया, अवतल उत्तल की कहानी खत्म हो गई। अच्छा सर तो अवतल में प्रतिबिंब की बात बता दीजिए। देखिए वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें दोनों प्रकार के, ठीक है। छोटा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसमें, अवतल दर्पण में, याद रखिएगा। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं का आभासी या काल्पनिक बोल सकते हैं, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब छोटा एवं बड़ा भी बनता है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है ना कि इसमें आभासी बनता है, सीधा होता है, छोटा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं कहाँ पे, गाड़ी के साइड मिरर में। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में, जो कि पूछता है बार बार एग्जाम में, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग की परावर्तन की कहानी थी जो कि खत्म होती है, ठीक है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, और वो क्या है देखिए थोड़ा सा। आभासी प्रतिबिंब छोटा है, ये तो हो गया, चलिए याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो परावर्तन में और कोई पॉइंट छूट रहे हैं क्या, एक छोटा सा पॉइंट छूटता है जिसको आवर्धन कहते हैं। वो आवर्धन क्या होता है सुन लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसको एम से सूचित करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इस सब छोटी छोटी पॉइंट को। प्रतिबिंब किसको कहते जानते हैं, चलिए सुन लीजिए प्रतिबिंब किसको कहेंगे। देखिए प्रतिबिंब जो होता है वो किसको कहेंगे, देखिए जब किसी वस्तु से या फिर कहीं मान लीजिए ऐसा, जब किसी वस्तु से या फिर हाँ पहले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को परिभाषित कर देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा करके, ठीक है, वस्तु से निकल करके, अब जब कहाँ पे टकराती है, दर्पण में टकराती है, दर्पण से टकरा करके, ध्यान समझिएगा, जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बना। उसी बिंदु पर क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि आपको हम एक बना करके दिखा दें, ऐसा कुछ होता है,
पे ऐड कर देते हैं एक स्लाइड। देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा। अच्छा, देखिए इसमें ये रहा एक दर्पण जिसका नाम है अवतल, ठीक है। इसमें एक रहा आपका फोकस, एक रहा वक्रता केंद्र। इधर थोड़ा और बढ़ाते हैं मुख्य अक्ष को, है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी वस्तु को हम रख रहे हैं, ठीक है, और इस वस्तु को रखने के बाद हम लोग इसका प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए दो प्रकाशीय किरण को लेंगे। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। अच्छा, याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। एक लेंगे ध्रुव की दिशा में आती प्रकाश की किरण, जो कि जितना कोण बनाकर आएगी उतना ही कोण बना करके जाएगी। सॉरी, गड़बड़ हो गया। जितना कोण बनाकर आएगी उतना ही कोण बनाकर जाएगी। देखिए, इसको अगर हम सही से अगर मिलाएं ना, इसको पीछे की ओर अगर ले जाएं, तो देखिए यहाँ पे ये पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है क्या। और ये जाने के बाद कुछ यहाँ पे कट रहा है, जो कि वास्तव में नहीं, लेकिन कटता हुआ हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, तो यहाँ से अगर इस वस्तु का नाम हम ए बी दे दें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, देखिए यहाँ से सीधा, और जब दर्पण के पीछे है तो एक ऐसा बनेगा काल्पनिक, है ना, और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन केस होती है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। इस कंडीशन में क्या है कि जब वस्तु कहाँ पे है, वस्तु कहाँ पे है? ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा कैसा बन रहा है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति अगर पूछें तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति, आपको ये सारा प्रतिबिंब की प्रकृति किस तरीके से बताना है आपको हम याद दिला देंगे, एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। किरण और एक से आप लोग बता सकते हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी कैसी हो जाएगी कि सर ये तो बनेगा आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे है ना, और वास्तविक कटान से तो बन भी नहीं रहा, तो ये आभासी हो गया। और कैसा होगा? ये सीधा हो जाएगा। और कैसा होगा? सर वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, ठीक है क्या। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड को ऐड कर दीजिए, इसमें आपको ट्रिक समझा दें हम, है ना। इस स्लाइड में देखिए आपको हम ट्रिक एक बताते हैं। इसमें थोड़ा सा एक बड़ा सा बनाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका ध्रुव, पहले तो पेंट कर देते हैं एक साइड से, है ना। देखिए यहाँ पे है फोकस, ये है वक्रता केंद्र, इसको मान लीजिए अनंत, ठीक है। देखिए जब यहाँ पर वस्तु था तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था, सीधा बनता था और काल्पनिक बनता था, ठीक है। और जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे, याद रखिएगा, जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? फोकस पे, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा ना, ये अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। याद रखिए, जब वस्तु कहाँ पे होगा? फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। याद रखिएगा, कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा? और ये उल्टा बनेगा। और जब ये उल्टा होगा तो कैसा होगा? उल्टा प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो ये वास्तविक होगा,
क्या होगा, वास्तविक। चलिए इसको ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे बन रही है, बहुत बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, एक चीज़ और है नॉर्मल सच याद रखिए, उल्टा है तो वास्तविक होगा। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब है तो वास्तविक होगा, अगर सीधा प्रतिबिंब है तो काल्पनिक या आभासी होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम वस्तु को क्या करें कि यहाँ से उठा करके थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाएंगे तो इसकी प्रतिबिंब की वस्तु की स्थिति कहाँ हो जाएगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो जाएगी। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगी तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और ये बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, और ये कैसा होगा, तो ये वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, और बाकी सब केस में क्या होगा, तो सर उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, फिर आगे इसको बढ़ाओ थोड़ा सा, जब ये आगे बढ़ा तो आगे आने के बाद इसका प्रतिबिंब भी इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है ना, तो जब ये वस्तु आगे बढ़ रहा है तो प्रतिबिंब भी इधर से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, दर्पण की ओर बढ़ रहा है। वस्तु क्या हो रहा है, बस देखने से यहाँ समझ में आ रहा है कि वस्तु जो है वो दर्पण से दूर जा रहा है, प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दर्पण से नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो जब वस्तु कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र पर होगा, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा और कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, इसका साइज कैसा होगा, बराबर होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, है ना, तो यहाँ से आगे बढ़ेगा वस्तु, तो जब वस्तु आगे बढ़ के कहाँ पे गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा ये इधर की ओर कहीं पे शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। देखिए ध्यान से, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट होते जाएगा। फिर जब फोकस पे होगा तो वस्तु जब अनंत पे होगा वस्तु तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, क्या समझना है, समझना ये है कि जब वस्तु जो है, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग दर्पण से वस्तु को दूर ले जाते हैं, जैसे जैसे दर्पण से वस्तु को दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब जो है ना वो अनंत पर से शिफ्ट होकर के किधर की ओर जाता है, दर्पण की ओर जाते रहता है। ठीक है, पहले बहुत बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे कर करके क्या होता है कि छोटा होते जाता है। ठीक है, साइज भी उसका क्या होता है, घटते जाता है। साइज घटता है और प्रतिबिंब किधर की ओर शिफ्ट होता है, तो दर्पण की ओर शिफ्ट होता है। क्लियर है क्या, तो आप याद रखेंगे और इससे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले स्लाइड की ओर प्रवेश करते हैं। तो प्रतिबिंब समझ में आ गया आप सभी को, चलिए गुड। इसमें अब तो ये तो हो जाएगा अपवर्तन का सीन। देखिए चलिए, तो परावर्तन यहाँ तक क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अपवर्तन का। तो अपवर्तन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को इसको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे। हम लोग जल्द ही इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको करा देंगे, ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर अपने आप में मतलब बूस्ट हो जाना चाहिए, मतलब ये आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये टाइम आपको हम चैप्टर देते जा रहे हैं, हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से बताएंगे, समझाएंगे। अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, बिल्कुल आपका आंसर मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ाई को जारी रखें आप लोग। ठीक है, और अच्छा कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर लाइए, बहुत अच्छा कीजिए। ठीक है, बाय। सो थैंक यू एवरीवन।